हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दोस्तों हम वैदिक काल के बारे में बात करेंगे और वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि वैदिक काल के पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई है उसके बाद वैदिक काल आया है। तो वैदिक काल में जो था वो ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक काल में जो थे वेद लिखे गए थे। तो 4 वेद लिखे गए थे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये पूरा वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। तो ये वैदिक काल क्यों माना जाता है? क्योंकि जो ये वैदिक सभ्यता थी इसी को ही वैदिक काल कहा जाता था। ये जो वैदिक काल से समझ में आ रहा होगा आपको कि वेद से रिलेटेड है। तो जो आर्य लोग थे, आर्य हम दुनिया में पहले मिडिल ईस्ट में रहते थे और वहाँ से वो भारत आए थे, ऐसा माना जाता है। तो वो भारत आए और भारत में आक्रमण किया, हमला किया और फिर उसके बाद यहाँ पर वो विजयी हुए। उसके बाद वो यहाँ पर रहने लगे। तो जो आर्य लोग थे वो अपने आप को विद्वान मानते थे। तो उस समय पर जो विद्वान तो वो लोग थे ही और मानते भी थे। तो आर्य का संस्कृत में जो मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ और उच्च कुल का होना। तो आर्यों का मतलब ही उच्च कुल का है। तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे पहले से। तो वैदिक कालों को जो है वो 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, जबकि उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। जो ऋग्वैदिक काल है, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, इसमें जो आर्य लोग थे वो पशुपालन ज़्यादा करते थे और खेती उनको उतनी अच्छी करनी नहीं आती थी। तो उनका जो भी जिंदगी थी वो पशुपालन में ज़्यादा निर्भर हुआ करती थी, आर्यों की जिंदगी। और उस समय पर इसलिए भी वो लोग खेती नहीं कर पाते थे आर्य लोग ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में एक्चुअल में लोहे की जो है वो खोज नहीं हुई थी। लोहे का ज्ञान नहीं था उस समय आर्यों को। ठीक है। और जो ऋग्वैदिक काल है तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिली होगी, ऋग्वेद से मिली है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी जो है वो ऋग्वेद से मिली है। और ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद भी माना जाता है हिंदू धर्म में। जो है ऋग्वेद जो है सनातन धर्म में सबसे पुराना वेद है। और आर्यों का भी ये पवित्र ग्रंथ था। ठीक है। तो उस समय पर एक ग्रंथ और हुआ करता था जिसका नाम था जेद अवेस्ता। तो ये जो जेद अवेस्ता और ऋग्वेद, इन दोनों में काफ़ी समानताएं पाई गई। ठीक है। तो जो जेद अवेस्ता जो ग्रंथ था वो ईरानी ग्रंथ था, जबकि ऋग्वेद जो है वो हिंदुस्तानी ग्रंथ था। फिर भी इन दोनों में काफ़ी समानताएं देखने को मिली। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, तो यहाँ पर आपको पहले भी बताया कि जब भारत में आर्य लोग आए तो उन्होंने यहाँ पर हमला किया, यहाँ के लोगों को दास बना लिया और यहाँ पर वो लोग विजय हुए। तो फिर वो लोग यहाँ पर अपना राज्य संभालने लगे और यहाँ पर रहने लगे। तो ऋग्वेद में आर्यों को 5 कबीले में डिवाइड किया गया है। उस कबीले इसी को कबीले के कारण इसको पंचजन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचजन्य कहा जाता है। ये कबीलों के नाम क्या थे? पुरु, यदु, अनु,
तुवरसु, हृदयु, ये 5 जो थे कबीले थे जिनको मिलाकर पंचजन्य कहा जाता था। भरत, क्रीवी और त्रिस्त आर्य वंशक जो शासक थे, ये 3 नाम थे शासक के। ठीक है, तो जो भरत कुल था, तो भरत कुल के नाम से ही इस देश का, जो अपने देश है प्यारा भारत, इसका नाम भारतवर्ष पड़ा था भरत कुल की वजह से। और भरत कुल के जो पुरोहित थे, जो ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। क्या नाम था? ऋषि वशिष्ठ था। और भरत वंश जो था, जिसके राजा सुदास थे। भरत कुल के जो पुरोहित थे वो ऋषि वशिष्ठ थे, और भरत के वंश के जो राजा थे उनका नाम था सुदास। और उन्होंने एक युद्ध लड़ा था, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। अब ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था रावी नदी। आज के समय पे आप लोग जानते हैं रावी नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, रावी नदी, वहां पर हुआ था। उस समय इसका नाम था पुरुषणी नदी। तो जो पुरुषणी नदी है उसी को ही आज के समय पर रावी नदी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, जिसमें कि सुदास जो है वो विजयी हो गए थे। और ये भरत कुल के थे, इसीलिए भारत नाम इसका, अपने देश का नाम भारत इसी से पड़ा है। कुछ समय बाद जो है, जो पराजित राजा थे, और भरतों ने फिर उनके बाद जो भरत जो थे राजा, उनके बीच में एक मित्रता का संबंध आ गया और व्यवहार अच्छा बन गया था। तो एक नवीन कुल बना था जिसका नाम था कुरुवंश, इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और ये जो कुरुवंश है, अभी जब मैं आपको आगे बताऊंगा, उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 साल के ईसा पूर्व में, उस समय पर था उत्तर वैदिक काल। तो ये कुरुवंश जो है ये काफी फेमस हुआ था। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कबीले के रूप में संगठित था, मतलब छोटे छोटे कबीले बने हुए थे ऋग्वैदिक काल में। और इन कबीलों का जो नाम था वो था जन। जो ऋग्वैदिक काल है इसमें छोटे छोटे कबीले बने थे, और उन कबीलों का जो नाम है उनको जन बोलते थे। ठीक है, तो आर्यों में अगर आप देखें तो घर में क्या होता है? घर, सबसे पहला छोटी चीज तो यही होती है, गृह परिवार छोटा सा। वैसे ही आर्यों में भी जो कुल होता था, परिवार होता था, जो गृह होता था, इसके जो प्रधान होते थे उसको कुलप या कुलपति बोलते थे। कुलप या कुलपति बोलते थे। जैसे अपना घर होता है तो अपने घर के मालिक कौन होते हैं? पिताजी। तो उनको कुलप या कुलपति बोलेंगे। उस समय पर कुलप या कुलपति बोलते थे, जो घर या परिवार का जो मेन पर्सन होता था, प्रधान होता था। ठीक है, तो ये कुलप ही परिवार का मुखिया होता था। फिर अनेक परिवार मिलकर ग्राम बनता था। जैसे कि आपका घर हो गया, आपके बगल में घर हो गए, ऐसे ही 10 घर मिलकर एक ग्राम बनता था पुराने समय में। तो 10 परिवारों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। उसका भी एक प्रधान होता था जिसका नाम होता था ग्रामणी। क्या नाम होता था? ग्रामणी। तो पहले क्या होता था, कुलुप बनता है छोटे में, फिर एक परिवार में, जब वो कई परिवार मिल जाते हैं या कई घर आपस के मिल जाते हैं तो वो एक बन जाता है ग्राम, जिसको ग्रामणी कहा गया। और कई ग्रामों के मिलने के बाद बनता है विश्व, और इसके जो प्रधान होते थे उसको विस्पति कहा जाता है। मतलब कि जैसे अपना मोहल्ला है, ठीक है, आपका घर है, आपके चारों ओर 10 घर हो गए, तो ये तो एक ग्राम हो गया। तो हम लोग जैसे मोहल्ला बोलते हैं वो एक ग्राम हो गया। ऐसे ही 10 ग्राम जो मिल गए तो वो हो गया विश्व, और उसके जो प्रधान हुए उसको विश्वपति बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इकाई होती थी। और जब खूब जो ये विश्व हैं, इन ये कई सारे मिल जाते थे तो जन या कबीला कहलाता था। और इसी का जो प्रधान होता था उसको राजा, राजन या गोप बोलते थे। कई बार एग्जाम में गोप वर्ड भी आया है, याद रखिएगा। राजा, राजन या गोप बोलते थे। ठीक है, इस काल में जो था ऋग्वैदिक काल था, इसमें राजा जो है वो भूमि का स्वामी ना होकर प्रधान होता था।
ठीक है, युद्ध का नेता माना जाता था, व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लिया करता था। बीच में क्या होता था, जब युद्ध होते थे तो उसमें राजा सीधे पार्टिसिपेट नहीं करता था, मगर पहले के टाइम पे ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध में सीधे भाग लेता था। ठीक है, और भूमि का स्वामी नहीं होता था, जो जिस जगह का राजा होता था वहाँ की भूमि का अधिकार उसके पास नहीं होता था। तो राजा की, भाई राजा है तो उसकी सहायता के लिए कुछ लोग भी होंगे। तो 3 अधिकारी होते थे राजा की सहायता के लिए। एक का नाम होता था पुरोहित, दूसरे का नाम होता था सेनानी और तीसरा होता था ग्रामीणी। ठीक है, तो ये 3 अधिकारी होते थे जो राजा का साथ देते थे। और इसमें जो पुरोहित हो गया, सेनानी हो गया, ग्रामीणी हो गया, इसमें जो पुरोहित है, पुरोहित का जो पद होता था वंशागुनत होता था, मतलब कि अगर एक आदमी है तो उसका बच्चा ही जाके पुरोहित बनेगा, फिर बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा, इस तरीके से जो पुरोहित होता था, केवल उसका जो जो अधिकारी होता था उसके बच्चे का बच्चे का बच्चे का, ऐसे पुरोहित ही बनते थे। ठीक है, और जो राज्य अभिषेक का अवसर पर ग्रामीणी जो होता था, रथकार, ये सब उपस्थित होते थे जब राज्य अभिषेक होता था। ठीक है, और इन्हीं को ही रत्नी बोलते थे। क्या बोलते थे? रत्नी बोलते थे। तो याद रखिएगा कि राजा के 3 जो है अधिकारी होते थे, पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। कब? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में कहा गया कि इस काल में जो अधिकारी होते थे, अन्य अधिकारी होते थे, जैसे कि में पुरुप, दूत, इनका भी उल्लेख है। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा है। तो इनमें पुरुप, दुर्गपति जो होते थे, तो दूत के कार्य और राजनीतिक थे वो, जो समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर अन्य राज्यों में जाया करते थे। ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे जनतांत्रिक संस्थाएं भी थी। जनतांत्रिक संस्थाएं मतलब जनता की संस्थाएं, जहां पर जनता जो है सीधे पार्टिसिपेट करती थी। तो उसमें कौन कौन सी सभाएं हुआ करती थी? पहला होता था सभा, दूसरा समिति, तीसरा विदत। सभा, समिति, विदत। ठीक है, जो सभा होती थी यह श्रेष्ठ लोगों की, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग होते थे, जो जानकार लोग होते थे, जो उनकी सभा होती थी, उसका नाम था सभा। ठीक है, और समिति क्या थी? समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, इसमें जनता सीधे जा सकती थी, जनता सीधे पार्टिसिपेट कर सकती थी। किसमें? समिति में। इसे राजा को चुनने तथा उसको अधिकार के बारे में इसमें विचार विमर्श होते थे। समिति में जो है स्त्रियां भी भाग ले सकती थी, और इसके अध्यक्ष को ईशान बोलते थे। जो समिति है, देखिए 3 जो है संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत। तो सभा मैंने बता दी कि सभा में जो है श्रेष्ठ लोग रहते थे, जो कि सभा करते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, जानकार लोग होते थे। समिति में जो आम पब्लिक है वो भी पार्टिसिपेट करती थी। ये एक राजनीतिक संस्था के रूप में मान सकते हो, क्योंकि इसमें जो है राजा का चुनाव भी किया जाता था। और जो समिति थी इसमें स्त्रियां भी पार्टिसिपेट करती थी, भाग ले सकती थी। और जो समिति का जो प्रधान होता था उसको ईशान बोला जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं विदत की। तो यह आर्यों की बहुत पुरानी संस्था है, सबसे पुरानी संस्था जो है विदत ही है। इसे जनसभा भी कहा जाता था, जनसभा भी कह सकते हो या विदत भी कह सकते हो। ये धार्मिक तथा सैनिक महत्व पर काम करती थी। जो आपकी सभा थी वो मैंने बता दिया, श्रेष्ठ लोग। जो समिति होती थी वो एक राजनैतिक संस्था थी, और जो विदत थी वो एक धार्मिक तथा सैनिक महत्व की संस्था थी। समझ लो, उसी पे ही वो काम करती थी। अगर हम बात करें कि इनके स्थल क्या थे, तो जैसे कि सप्त सैंधव क्षेत्र है, जो आर्यों का जो क्षेत्र था। ठीक है, अलग अलग जो
राइटर हैं या अलग अलग इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सप्त सैंधव क्षेत्र है जहाँ पर आर्य रहते थे, जहाँ पर आर्य निवास करते थे। ये किसने बोला है? ये अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद जी ने बोला। ये एक इतिहासकार हैं, ठीक है। और जो इतिहासकार गंगानाथ झा हैं, उन्होंने बोला कि बृहर्षि देश में रहते थे। राजबली पांडे जी ने बोला कि ये मध्य देश में रहते थे। एल.डी. कल ने बोला कि नहीं भाई, ये कश्मीर में, आर्य कश्मीर में रहते थे। डी.एस. त्रिदेव ने बोला कि नहीं, ये देविका प्रदेश में जो है, मुल्तान इस समय उसका नाम है, वहाँ पर आर्य रहते थे। बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव प्रदेश में रहते हैं। और जो प्रोफेसर गाइल्स थे, उन्होंने बताया कि हंगरी डैव्यू नदी की जो घाटी है वहाँ से आर्य आए हैं। और मेयर पीक और गार्डन चाइल्ड्स, इनने बताया है कि ये दक्षिणी रूस से आए हैं आर्य। तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, सबका अलग अलग मत है कि आर्य कहाँ से आए हैं। ये क्लियर नहीं है अभी एग्जैक्टली लोगों को, ठीक है। और जैसे कि पेनका है, उन्होंने कहा कि नहीं, आर्य जर्मनी से आए थे। और मैक्स मूलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आए। तो जो मैक्स मूलर हैं, इनकी बात सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर पहला होगा कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो अब हम आर्यों की जो है वैदिक, ऋग वैदिक काल में आर्यों की समाज का, उनका जीवन के बारे में समझते हैं। अभी तो उनकी इकाइयों, राजनैतिक इकाइयों, धार्मिक इकाइयों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब सामाजिक जीवन के बारे में समझते हैं। तो जो ऋग वैदिक समाज था वो छोटे छोटे परिवारों में बटा हुआ था, ठीक है। तो ऋग्वेद में कभी कुल का शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। तो जो आपको पता है, मैंने बताया कि कुलुप या कुलपति बोला जाता था, जो फैमिली के लोग होते थे उसमें से जो प्रधान होता था घर का। तो ऋग्वेद में वैसे कुल शब्द का उल्लेख नहीं मिला है, याद रखिएगा। परिवार में ऋग्वेद में गृह शब्द का प्रयोग हुआ है। गृह शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। अगर जो हम लोग भी बोलते हैं, गृह एक संस्कृत शब्द है, हालांकि ऋग्वेद में जन शब्द जो है, जन शब्द जो है वो 275 बार, 275 बार लिया गया है। और विष शब्द का प्रयोग जो है 170 बार, 170 टाइम्स किया गया है, ठीक है। और ऋग्वैदिक सामाजिक जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब महिलाओं को तवज्जो कम दी जाती थी, उनको इम्पोर्टेंस कम दी जाती थी। तभी तो इसको ग्रामीणी समाज बोला जाता है, ठीक है। जो ऋग्वैदिक काल है, इस समय पर लोग ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, जबकि उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। जबकि ऋग्वैदिक काल जो है या वैदिक काल जो है वो ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। इसीलिए मानी जाती है क्योंकि स्त्रियों का सम्मान कम था इसमें ऋग्वैदिक काल में। और पिता को ही हमेशा मुखिया माना जाता था। क्यों? माँ को क्यों नहीं मान सकते? मगर उस समय पर पिता को ही मुखिया माना जाता था। तो जो पितृसत्तात्मक प्रधानता होने के कारण ही जो है स्त्रियों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता था। मगर ऐसा भी नहीं था कि स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन जो मालिक होता था वो हमेशा मेल डोमिनेटेड होता था, पितृसत्तात्मक होता था। स्त्रियों को विवाह करने की, उनकी पसंद की, उसकी स्वतंत्रता थी। उन्हें शिक्षा पाने और राजनैतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने की भी आज़ादी थी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो
फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, उनको छूट दी गई थी कि आप अपनी मर्जी से शादी भी कर सकते हैं, शिक्षा भी ले सकते हैं और राजनीतिक संस्था में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जो लोपा मुद्रा, सिकता विश्वास, अपाला और घोष इस काल की ही विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, जो काफ़ी पॉपुलर महिलाएं थीं, जो बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, उनकी हम बात कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो आर्य लोग जो का विवाह दास के साथ निष्ठा, जिसको निष्ठ बोला जाता था, अगर उनके दास के साथ हुए हैं तो निष्ठ बोला जाता था। और ऋग वैदिक काल में ऐसा था, या ऋग्वेद में भी ऐसी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, बहुत सारी ऐसी हैं जिनका मिलता है जो अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं के बारे में भी ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और ऐसी कन्याओं को अमाजु बोलते थे, जो अविवाहित रहती थी महिलाएं, उनको अमाजु बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। समानता परिवार में एक पत्नी विवाह ही प्रचलित था। आज के समय पे आप के समय पर भी एक ही पत्नी विवाह है। हालांकि दूसरे कल्चर की बात करी जाए, जैसे कि दूसरे धर्म, जैसे मुस्लिम समुदाय है, वहाँ पर कई पत्नियां रख सकते हो, बट हिंदू समुदाय में ऐसा अभी भी माना नहीं जाता है। तो उस समय क्या था, एक पत्नी को ही अपने साथ रखा जा सकता था, और कुलीन वर्ग के लोग ही कई पत्नियां रख सकते थे। जो बहुत अमीर होते थे या पढ़े लिखे होते थे, उस तरह के लोग जो थे, उनको कई पत्नियों रखने का स्वतंत्रता थी। लेकिन जो आम जनता थी, उनको ये समानता है, एक पत्नी रखने की प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह नहीं होता था। याद रखिएगा, जो ऋग्वेदिक काल है, इसमें बाल विवाह नहीं होता था। कभी आपसे ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। और अंतर जातीय विवाह हुआ करते थे, अलग अलग जाति के। आज के समय तक तो अलग अलग जाति में होने लगे हैं, तो उस समय पर भी अलग अलग जाति में शादियां हुआ करती थी। समाज में जो सती प्रथा थी वो प्रचलित थी, सती प्रथा होती थी, लेकिन उसका उदाहरण नहीं मिला। ऐसा जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि होती थी, मगर उसका कुछ भी अभी उनको उदाहरण नहीं मिला एग्जैक्टली। तो स्त्रियों को राजनैतिक जो संस्था थी, हमने पहले भी बताया आपको, उसमें उनको भाग लेने की अनुमति थी। जो स्त्रियां थीं वो राजनैतिक समिति है, जैसे ये एक कह सकते हो मीटिंग होती थी समिति में, तो वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो महिलाएं जो है राजनीति में भाग लेने का उनका अधिकार था, ठीक है, लेकिन संपत्ति पर अधिकार नहीं था। कितनी बड़ी बात है, राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकती, मगर घर की जो संपत्ति है उसमें महिलाओं का अधिकार नहीं था। याद रखिएगा, ये सब कुछ एग्जाम में आता है। जो छोटे छोटे लाइनें होती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यहीं से ही जो आपका पीएससी, यूपीएससी, ठीक है, इनमें जो क्वेश्चन है यहीं से पिक किए जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से, ठीक है। तो आर्यों का जो प्रारंभिक समाज था, उसमें वर्ण और कर्म के आधार पर था। मतलब कि जो वर्ण करे गए थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्म के आधार पे थे, ना कि वंशानुगत। मतलब कर्म के आधार पर जो जो काम करेगा वो उस जाति का माना जाएगा, उस वर्ग का माना जाएगा। तो यह वर्गीकरण जन्मजात नहीं था। लेकिन जब हम लोग आगे उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो यही चीज़ देखेंगे कि ये जन्मजात हो जाता है। मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका लड़का ब्राह्मण बनेगा, भले वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, ठीक है। आज भी, आज के समय में भी यही चल रहा है, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होता है। तो इस तरीके की चीज़ें चलती थी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसा करता है, जिसका जो कर्म है, उसके हिसाब से अगर उसकी जाति हो तो कितना अच्छा है। चलिए देखते हैं। अब ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था
के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें तो 10वें मंडल में जो है, वो जो ऋग्वेद है आपकी किताब, उसका 10वां जो मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में ही जो ये वर्ण व्यवस्था है इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। और ये बोला गया है कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष है। तो अगर हम एक इंसान को इमेजिन करें तो उसका जो चेहरा है वो ब्राह्मण है। ठीक है। क्षत्रिय भुजाएं, क्योंकि भुजाओं से हम लड़ाई करते हैं तो क्षत्रिय हमेशा लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करते थे, युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे, इसलिए उनको दूसरे नंबर पे रखा गया। तीसरे पे वैश्यों को रखा गया, उसको जांघ से जो है प्रदर्शित किया गया है। जगती जो सूक्त, ठीक है। तो और जो शूद्र हैं उनको पैरों के तलवे के पास रखा गया है। कहा गया है कि वो पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो मुख से जो चेहरे से उत्पन्न हुए हैं वो ब्राह्मण, भुजाओं से उत्पन्न हुए क्षत्रिय, वैश्य जो हैं जांघों से उत्पन्न हुए हैं, और शूद्र जो हैं वो पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। और ऋग्वेद के और भाग में कभी भी वैश्य और शूद्र का वर्णन नहीं किया गया, ज्यादातर क्षत्रिय और ब्राह्मण का वर्णन किया गया। उन्हीं का ही वर्णन करेंगे। क्यों? गरीब आज के समय पे भी गरीब मर रहा है, उस समय भी जो छोटी जाति होती थी वो मरती थी। यही दिक्कतें हैं, आज भी वही दिक्कतें चल रही हैं, बस समझने का फेर है। ऋग्वैदिक समाज में दास को क्या बोलते थे? दस्युओं बोलते थे, दस्युं। ठीक है। और इनका दास प्रथा का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक समाज में। ठीक है। जिन्हें आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया है। जो दास हैं इनको आर्यों का शत्रु माना गया है। और इनको जो बोला क्या जाता है, इनको जो जो आप देखते हैं कि आर्य कभी फाइट कर रहे हैं या मीट कहीं लड़ाइयाँ कर रहे, तो उनके जो शत्रु हैं उनको बोला जाता है अमानुष। क्या बोला जाता है? अमानुष। दास और दस्युओं का अलग बात हो गई, और जो शत्रु हैं उनको अमानुष बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल में सोम जो है वो एक रस है जिसको पीने के लिए यूज किया जाता था। सोम मुख्य रूप से पेय पदार्थ था। एक समझ लो आज के समय पे दारू, उस समय पर सोम। ठीक है, वैसे ही होता था। और ऋग्वैदिक काल में लोग दोनों तरह का भोजन करते थे। वो मांसाहारी भोजन भी करते थे, शाकाहारी भी भोजन करते थे। ऐसा नहीं है कि केवल मांसाहारी भोजन करते थे, दोनों तरह के भोजन को वो लोग करते थे। उस समय पर लोग जो है सूती कपड़े पहनते थे, रंगीन कपड़े पहनते थे, ऊनी कपड़े पहनते थे। तो कपड़े भी अच्छे खासे कलर के, डिज़ाइन के पहनते थे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। आज के समय पर आभूषण आदमी तो पहनता नहीं है, स्त्रियां भी नहीं पहनती हैं। भैया सोना बाहर लेके जा रही हैं, कुछ पहने तो चैन स्नैचिंग हो जाए, मरी जाए कहीं। तो भैया आजकल सोना कहाँ कोई बाहर पहन के चलता है। तो पहले के समय पर जो मेल और फीमेल दोनों ही आभूषण पहनते थे। आभूषण में सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत और मूल्यवान जो पत्थर हैं उनका यूज किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में उस समय पर सोने और चांदी के बारे में लोग जानते थे। तो सोना, चांदी, तांबा का जानते ही थे, क्योंकि तांबा तो इसके पहले ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही पता चल गया था। हाथी दांत इनका भी उपयोग करते थे, और मूल्यवान पत्थर जो हुआ करते थे उनका भी यूज करते थे आभूषण में। ठीक है। और मनोरंजन के लिए गाना गाना हो गया, या नाचना हो गया, चौपड़ खेलना हो गया, शिकार करना हो गया, या अश्व धावन मतलब घोड़दौड़ हो गई। इस तरह की जो आउटडोर गेम है वो खेलते थे। और आज के समय पर लोग इंडोर गेम खेलते हैं। हालांकि आउटडोर गेम खेला करिए आप सभी लोग, जिससे कि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, मेंटल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें, ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन की बात करें, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जो ऋग्वैदिक काल है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। ऋग्वेद में आर्यों को जो है
कहा गया कि ये लोग पशुपालन ज़्यादा करते थे। कृषि का भी विवरण मिलता है, मगर कृषि में उतने अच्छे नहीं थे, पशुपालन में ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है। और ऋग्वेद में ही बताया गया है कि गव्य या गव्यंती, ये दो शब्द हैं, चरागाह के लिए यूज किए गए हैं। गव्य, गव्यंती, ये किसके लिए यूज किए गए हैं? चरागाह के लिए यूज किए गए। और इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, गाय को प्रमुख रूप से काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। गाय को मुद्रा के रूप में मानते थे। मान लो कि जिसके घर में ज्यादा गाय वो सबसे ज्यादा अमीर, समझ रहे हो? इस तरीके से माना जाता था। भेड़ बकरी को भी ऋग्वेद में अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, तो उसमें भेड़ और बकरी का भी उल्लेख हुआ है। ठीक है। और हाथी बाघ बतख गिद्ध जो है, ये ऋग्वेद में नहीं दिए हुए इनके बारे में। ठीक है। ऋग्वेद में जो है कृषि का उल्लेख, कृषि शब्द का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। तो मतलब कृषि पर लोग कम इंपॉर्टेंस देते थे, तभी ऋग्वेद में उसके बारे में कम लिखा। देखिए, जो चीज़ आप ज़्यादा करते हो, आप उसके बारे में ही ज़्यादा लिखोगे या बोलोगे। तो ऐसे ही इतिहासकार समझने की कोशिश करते थे कि ऋग्वेद में अगर कृषि शब्द कम यूज हुआ है तो इम्पोर्टेंस कम होगी उसकी। इसमें अनेक स्थानों पर यव या धान्य शब्द का भी उल्लेख मिला है। गौ शब्द का उल्लेख 174 बार हुआ है। गौ मतलब गाय। ठीक है। इसका जो शब्द का उल्लेख है वो बहुत बार मिला है। तो इसका मतलब पता ही चल रहा है कि कृषि के बारे में केवल 24 बार लिखा है, वर्ड यूज किया गया है, जबकि गौ शब्द 174 बार यूज किया गया। तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि किसमें इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया है। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में जो वस्त्र थे, धुलने वाले, वस्त्र बनाने वाले, या लकड़ी या धातु का काम करने वाले, या बर्तन बनाने वाले जो शिल्पकार हुए थे, उनका भी उल्लेख मिलता है। कुम्हार का भी उल्लेख मिलता है। चर्मकार जो चमड़े का काम करते थे, उनका भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। और अयस शब्द, आज के समय पे अयस्क बोलते हैं हम लोग, उस समय पर जो था अयस शब्द था, उसका उल्लेख जो है तांबे और कांसे के लिए किया जाता था। अयस शब्द का उल्लेख जो है तांबे और कांसे, आज भी तो हम लोग बोलते हैं, जब कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो हम लोग अयस्क बोलते हैं। कभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना? कई बार मटेरियल साइंस के बारे में, अगर मटेरियल साइंस जिन लोगों ने पढ़ी है तो उन्होंने भी अयस्क के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ऋग्वेद काल में कपास की जो खेती है, खेती में सबसे ज़्यादा जो होती थी वो कपास इंपॉर्टेंस थी। तो कपास की खेती जो है ऋग्वेदिक काल में, उसका उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में कपास का जो है उल्लेख नहीं मिलता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में क्रय विक्रय कैसे होता था? मतलब कि ये इस तरीके से होता था कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ आपको दे दें, आप अपनी ज़रूरत की चीज़। पैसा नहीं चलता था, मतलब सिक्का नहीं चलता था उतना। ठीक है। तो क्रय विक्रय हेतु विनिमय प्रणाली थी कि आप एक सामान उसको दो, दूसरा सामान उसको दो, इस तरीके से होता था। ठीक है। गाय घोड़े या सोने का क्रय विक्रय ज़्यादा किया जाता था। और इस काल में व्यापार करने वाले व्यापारी और व्यापार हेतु जो दूर देश से भ्रमण करने वाले व्यक्ति होते थे, जो इधर उधर काफ़ी दूर देशों में जाते थे व्यापार करने के लिए, उनको पणी बोलते थे। क्या बोलते थे? पणी बोलते थे। याद रखिएगा, ये सब कुछ एग्ज़ाम में आता है और मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को बता रहा हूँ, और इन्हीं पॉइंट से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है छोटा सा, और एग्ज़ाम में रख दिया जाता है, जो आप गलती कर देते हो। पूरा ऐसे हवा हवा में ना पढ़िए, कुछ पॉइंट्स बहुत स्पेशल होते हैं, उनको भी ध्यान से देखिए। ठीक है। और व्यापार की बात की जाए तो व्यापार दोनों तरीके से होता था, पानी के द्वारा भी होता था और रास्ते के द्वारा भी होता था। स्थल और जो जल है, दोनों के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसमें गाड़ी, जो बैलगाड़ी हम लोग बोलते हैं, वैसे ही बहुधा गाड़ी होती थी, रथ होते थे, जो कि पशु जो थे जानवर खींचते थे।
तो उनका भी यूज़ किया जाता था अगर छोटे से एरिया में व्यापार करना है तो। आर्यों का को समुद्र के विषय में जानकारी नहीं थी उस समय पर, जब ऋग्वैदिक काल था तो जो आर्य थे उनको समुद्र के बारे में जानकारी नहीं थी कि समुद्र कितना बड़ा है, क्या है। उनको लगता था कि उधर कुछ है ही नहीं, ठीक है। ना ही कभी इस बात को उन्होंने कभी स्पष्ट भी किया है। मगर इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को बैकनाट कहते थे। जो आज के समय पर नहीं होता है कि जो ऋण दे देता है, जैसे बैंक है, ठीक है, बैंक आपको ऋण देता है, उधार देता है और उसका ब्याज लेता है। या आप किसी इंसान से पैसा मांगते हो कि हमें 10,000 दे दो, वो कहता है कि ठीक है, हम 10,000 आपको देते, हर महीने हमको 200 रुपये ब्याज देना पड़ेगा इसका। तो उस बंदे को क्या बोलेंगे? बैकनाट बोलेंगे या सूदखोर बोलेंगे। सूदखोर तो आज के समय पे यूज़ होता है वर्ड, मगर बैकनाट यूज़ नहीं होता, तो बैकनाट भी बोलते हैं उनको, ठीक है। अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की, ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन की। तो जो ऋग्वैदिक लोग थे वो प्रकृति को शक्ति का मानवीकरण उन्होंने कर दिया। देखिए, जो इसके पहले का काल था, ठीक है, जब तांबा हुआ, या ठीक है, तो उस काल में प्रकृति की पूजा करते थे, किसी भगवान का रूप की पूजा नहीं करते थे। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें लोग पेड़ की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, क्योंकि सूरज धूप दे रहा है तो उनको लग रहा है यार ये तो बड़ी पावरफुल चीज़ है, तो उसकी पूजा करते थे। पेड़ हमको फल दे रहा है तो ये भी पावरफुल चीज़ है, तो इसकी पूजा करते थे। मगर ऋग्वैदिक काल में सब कुछ बिगाड़ दिया, समझ लीजिए उल्टा कर दिया। उन्होंने क्या किया कि मानवीकरण कर दिया। पेड़ है तो एक आदमी की तस्वीर बना दी, कहा कि ये है। हवा चल रही है, हवा के बारे में किसी को नहीं पता, ये भी एक ताकत है, तो उसको हाँ वायु भगवान बोल दिया, मरुद बोल दिया। इस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें हैं प्रकृति की उनको मानवीकरण कर दिया, मतलब कि उसको मानव का रूप दे दिया। तो ऋग्वैदिक जो काल था उसमें आर्य लोग देव मंडली जो था, आर्यों की जो देव मंडल होता था उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। उन्होंने कहा कि 3 देव होते हैं, पहला आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता और तीसरा पृथ्वी के देवता। ऐसा आर्यों ने बदल दिया, कॉन्सेप्ट ही बदल दिया उन्होंने। उनको अपनी सुपीरियरिटी दिखानी थी, दिखा दी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि 3 देव मंडलियां हैं, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे देवता बनाए गए, जैसे अग्नि, इंद्र देव, वरुण देव, सूर्य देव, सविति देव, ऋतु देव, यम देव, रुद्र देव, अश्विनी देव, ऐसे बहुत सारे देवता थे। महिलाओं में भी देवियां भी बनाई गई, जैसे उषा देवी, आदिति, रात्रि, संध्या, इन सबको देवी माना गया। इनको रूप बना दी, इनकी तस्वीरें बना दी, क्योंकि वैसे तस्वीरें नहीं है मगर एक्चुअल में इनका मानवीकरण कर दिया, इनको मानव के रूप में दिखाना शुरू कर दिया गया था। तो ऋग्वेद में इंद्र का जो वर्णन है वो सबसे ज़्यादा हुआ है, और इंद्र को प्रतापी देवता माना गया है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तों में इंद्र जी का वर्णन किया गया। इनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल के लोग ज़्यादा मानते होंगे, तभी तो उन्होंने लिखी जो वेद है उसमें ज़्यादा, जो चीज़ आप ज़्यादा समझते हो उसको ज़्यादा लिखते हो, जो चीज़ नहीं आती उसको कम लिखते हो, वैसे ही उन्होंने भी लिखा। तो इसमें आर्यों को जो नेता थे इंद्र, उनको पुरंदर बोलते थे, एवं जो वर्षा का जो देवता थे, जो युद्ध के नेता थे, युद्ध के नेता को पुरंदर बोला जाता था, और वर्षा का जो देवता इनको माना जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता अग्नि भी थे। उनको इसलिए माना जाता था, कहते थे कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की जो बात कराएंगे, जो मीडियम है वो अग्नि है। इसीलिए ऋग्वेद में अग्नि का यूज लगभग 200 बार हुआ है।
अग्नि का यूज़ जो है ऋग्वेद में 200 बार हुआ है। और अग्नि का काम था मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता करना। वही मैंने बोला कि पृथ्वी और आकाश के बीच में मध्यस्थता करना। अब ऋग्वेद में तीसरा स्थान वरुण देवता जी का था। इनका नाम जो है 30 बार लिया गया है, जबकि इंद्रदेव जी का 250 बार लिया गया है, अग्नि देवता जी का 200 बार लिया गया है, वरुण देवता का 30 बार लिया गया है। तो ये तीन जो देवता थे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे और इसमें देवों की पूजा की जाती थी, उनका लिए यज्ञ किया जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी, ये सारी प्रथाएं चलती थी। ठीक है। तो जो इंद्र देवता थे उनको माना जाता था आंधी तूफान बिजली वर्षा के देवता या युद्धों में विजय दिलाने वाले देवता। किसको? इंद्रदेव जी को। विष्णु जी को माना जाता था संसार के संरक्षक। उस समय पे जो विष्णु जी हैं उनको सरकार जो संसार है उसके संरक्षक माना जाता था। मरुत मतलब आंधी के देवता। उषा देवी जो थी उनको सूर्योदय पूर्व संध्या जो पूर्व की अवस्था का द्योतक माना जाता था। अदिति इनको आर्यों की सार्वभौम भावना की देवी माना जाता था और जो सोम है उनको वनस्पतियों और औषधियों के अधिपति माना जाता था। क्या माना जाता था? वनस्पति और औषधियों के अधिपति। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ा जो कि 1500 से 1000 ईस्वी तक चला था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हिस्ट्री में जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके वैदिक काल का पार्ट 1 हमने समाप्त कर दिया है। आप इस वीडियो को कई बार जब देखेंगे और नोट्स बनाकर कॉपी पे लिख लेंगे तो मैं कंफर्म कहता हूँ कि आपके जो ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो गलत नहीं होंगे। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इसको जब कई बार आप देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।